चलो दोस्तों, कैसे हो अच्छे हो गए और अच्छे नहीं भी हो तो कोई बात नहीं, जल्दी अच्छे हो जाओगे। आज के जो हमारे पॉडकास्ट के गेस्ट हैं वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त पंकज हैं। आज के पॉडकास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि जो लोग आजकल बहुत ज़्यादा टेंशन लेने लगे हैं, जो आजकल बहुत ज़्यादा टेंस होने लगे हैं ना, सोसाइटी का प्रेशर, हर जगह से प्रेशर, जो पूरा मतलब मेंटल प्रेशर बिल्ड हो चुका है, लोग चिल रहना भूल चुके हैं। तो इस चीज़ के बारे में आज हम पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे सीधा चलते हैं पॉडकास्ट की तरफ। हेलो पंकज, कैसे हो आप? बस बढ़िया। आप कैसे? मैं भी बढ़िया। सो इंट्रोडक्शन तो आपने पहले देख लिया होगा कि मैं पंकज को यहाँ क्यों लाया। आप सीधे पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं। तो पंकज, क्या चल रहा है आजकल? सेमेस्टर ब्रेक, घर पे हैं बस। अच्छा, तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। स्कूल लाइफ कैसी थी आपकी? शुरुआत में मैं काफ़ी शांत लड़का था। ज़्यादा मतलब बाहर वो गलत कामों में तो बिल्कुल नहीं था, और ज़्यादा कुछ करता भी नहीं था। मतलब अपना पढ़ाई पे ध्यान रखता था और थोड़ा बहुत खेलता था। पर हाँ, शांत बहुत था मैं। मतलब ज़्यादा दोस्तों से बात, मतलब इतने ज़्यादा दोस्त से बात नहीं करता था। मतलब तब घूमने इंट्रोवर्ट टाइप? काफ़ी काफ़ी इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट। फिर पर स्पोर्ट्स में मेरे को अच्छा मिला, साथ मिला तो काफ़ी सारे दोस्त लोग थे, खेलते थे, उनके साथ खेलता था। सारे स्पोर्ट खेले ऑलमोस्ट जितने मिल रहे थे, क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल। तो यही था। बाकी पढ़ाई में ठीक था, और खेल में ठीक था। बस ज़्यादा मतलब इतना एडवेंचर और इतनी बताने लायक लाइफ। स्कूल लाइफ नहीं गई है। मतलब इतना कुछ ऐसा अचीवमेंट मेजर कुछ नहीं था, नॉर्मल सा। तो फिर उसके बाद कॉलेज लाइफ? कॉलेज लाइफ बेसिकली स्कूल लाइफ में एक पॉइंट आया जहाँ पर मेरा एक ही गोल था कि मेरे को डिफेंस में जाना है। तो फिर मैंने पढ़ाई करना छोड़ दिया। मतलब मेरा इंटरेस्ट चला गया पढ़ाई पे से अच्छा। एकदम। वो एक फेज आया 10th के बाद, 11th में मेरा पढ़ाई से एकदम मन चला गया। रिसोर्सेज सब थे, बट मेरा मन नहीं करता था पढ़ने का। ये एटीट्यूड चला फिर बीटेक में भी चला है। कहीं भी ऐसे ही कुछ भी रैंक ला के किसी भी कॉलेज चले गए ऐसा। सो बट यार मैं पहुंच गया, मतलब ऐसे ही हंसते खेलते वहाँ भी पहुंच गए। एंड बीटेक भी ऐसे ही हंसते खेलते कर ली। जितनी भी परसेंटेज आई उससे खुशी थे, और क्या ही था मतलब। कॉलेज लाइफ में कुछ ऐसा सीखा? कॉलेज लाइफ में काफ़ी कुछ सीखा। मतलब हॉस्टल में रहना है तो जो काफ़ी मैं इंट्रोवर्ट था, वो कॉलेज में रह के उतना नहीं रहा, क्योंकि अब इतने सारे लोग हैं। आप चार तीन तीन चार चार लोग रूम में रहते हैं, रूम शेयर करते हो, आप उनसे बात करते हो। और बाकी सबसे भी मतलब मैं वैसा लड़का था जिसकी सबसे बनती थी। मतलब ऐसा आप ऐसे ग्रुप है जिनकी आपस में नहीं बनती, बट मेरी दोनों ग्रुप से बनती है, और मैं अलग अलग बात करता हूँ। वैसा मैनेज करना सीखा, मैन मैनेजमेंट। और काफ़ी मतलब काफ़ी फ्री टाइम रहता था कॉलेज में। तो उसमें भी हम खेलते ही थे सब, नॉर्मल स्पोर्ट्स में ही था ज़्यादा। तो वही था मतलब। बट एकेडमिकली ऐसा कुछ बताने लायक नहीं है कॉलेज में तो। अगर आप एकेडमिकली उतना स्ट्रांग नहीं थे तो अभी आईआईटी में, क्योंकि आईआईटी लोगों का सपना होता है, वो भी आईआईटी बॉम्बे। हाँ, नहीं मतलब आईआईटी बॉम्बे है, पर वो एमटेक भी है। वो रिलेटिवली इजी होता है बीटेक में पहुंचने से। बट ये भी है कि बीटेक और एमटेक, बीटेक कंप्लीट करने में और एमटेक ज्वाइन करने में 2 साल का गैप है। तो बेसिकली वही था फैक्टर जो मतलब काफ़ी चेंज कर दिया। क्योंकि बीटेक में तो आई डोंट थिंक मेरे साथ वालों को किसी को भरोसा होगा कि ये आदमी कुछ करेगा, मतलब ये कोई एग्ज़ाम एग्ज़ाम निकाल देगा, पहुंच जाएगा आईआईटी में। बट ठीक है, वो 2 साल क्रूशियल थे वो उस एक्चुअली। 2 साल में आपने क्या क्या करा? सबसे पहले मैं सीधे ही भागा कोचिंग करने दिल्ली। हम्म। कोचिंग तो मैं खैर आईईएस की कर रहा था, बट 2 अटेम्प्ट में ज़्यादा कुछ हो नहीं पाया। मतलब ठीक नहीं रह गया मैं दोनों बार, तो थोड़ा सा होता। बट रियलाइज़ बहुत सारी चीज़ें करी कि जब मैं वहाँ पहुँचा, एटीट्यूड तब भी वही था कि हाँ किताब खोल ली, पर मन नहीं लग रहा तो छोड़ दो, क्या करना। नहीं मन नहीं कर रहा तो क्यों करनी है वाली पढ़ाई थी। और फिर जब लाइब्रेरी गया, कोचिंग सेंटर में देखा, एक टेस्ट दिए कोचिंग सेंटर के, और लाइब्रेरी गया, तब रियलाइज़ हुआ कि करनी पड़ती है। अच्छी किसी को नहीं लगती, पर करनी पड़ती है। वहाँ पे मैंने अपने साथ वाले देखे लाइब्रेरी में, 2-2 अटेम्प्ट दे के बैठे हैं, हम्म। और फिर भी वहाँ पे 10-10 12-12 घंटे पढ़ रहे हैं। मैं ऐसा जिसको कॉलेज से भी कुछ नहीं आता है। क्लास में सारी अटेंड करता था, क्लास नहीं छोड़ता था, टेस्ट नहीं छोड़ता था, बट नहीं आता है फिर भी उनके लेवल का तो नहीं आता है मुझे। तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि अगर ये इतनी मेहनत कर रहे हैं, और मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं लाइब्रेरी भी नहीं जाता हूँ, तो अंदर फीलिंग यही थी कि 4-5 महीने बाद प्री का एग्ज़ाम है, जब वहाँ पे कट ऑफ होगी 200 और मेरे आए होंगे 80, तो होगी बहुत बेइज्जती। बस ये बेइज्जती से बचने के लिए मैंने 3-4 महीने अच्छे तैयारी करी।
बाहर तो मैं फिर भी हो ही गया प्री में, बट ठीक है, काफ़ी सीखने को मिला और मतलब रियलाइज़ हुआ कि क्या कितना कुछ करना पड़ता है। मतलब एक बड़ा गवर्नमेंट एग्ज़ाम निकालने के लिए आपको कितना आपको टाइम देना पड़ता है, आपको पेशेंस रखना पड़ता है और कितना कंटिन्यूसली आपको एक परसिस्टेंस परसीवरेंस बहुत ज़रूरी है कि आप उस एक जो आपका आइडिया उस पर आप स्टिक करो और आपके पास वो परसीवरेंस हो, वो मोटिवेशन हो। पूरी जब आप कोचिंग करो तो पूरी दुनिया मोटिवेट करती है, डीमोटिवेट करती है, डिमोटिवेट। क्योंकि पूछने कॉलेज वाले आ से हो जाते, गया। कॉलेज से निकल चुके हैं, फिर पूछने वाले आ जाते हैं, बोलने वाले कि 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, जॉब क्यों नहीं कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कब लगेगी जॉब, क्या बताऊँ अभी तैयारी करो कैसे लगेगी जॉब। फिर एग्ज़ाम रिजल्ट्स आते हैं और ये तो है कि आप मतलब ये तो एक मिरेकल टाइप का होगा कि आपने पहला एग्ज़ाम दिया और आपने पहला निकाल दिया, ऐसा तो होता है नहीं। तो फिर उसके लिए वो भी देखना पड़ता है, आप कंटिन्यूसली एग्ज़ाम फेल होते हो, अलग अलग लेवल पे फेल होते हो, कभी आप प्री बाहर हो जाते हो, कभी मेंस तक। मैं तो इंटरव्यू में भी बाहर हुआ हूँ 4-5 में। तो वही होता है, बट वही है कि आपको वो सेल्फ मोटिवेटेड रहना बहुत ज़रूरी हो जाता है उस टाइम पे, क्योंकि दुनिया डीमोटिवेट कर रही है। साथ वाले मिल जाएंगे, उनको देखोगे कि अरे वो तो बढ़िया रैंक ला रहे हैं, तुम्हारी नहीं आ रही है। फिर डीमोटिवेट करने के लिए सब कुछ है, पर मोटिवेटेड सेल्फ मोटिवेटेड ही रहना पड़ता है। तो वही है, आगे बढ़ते जाओ, क्योंकि ये नहीं है कि आज आपने बोला कि मैं ये एग्ज़ाम निकालूंगा और आपने 2 साल बाद निकाल दिया, नहीं। वो आपका एक लेवल बिल्डअप होता है। जब आप एक लेवल पर आओगे तो आप उस ग्रेड के सारे एग्ज़ाम निकालोगे धीरे धीरे। मतलब आपको क्लियर पता लगेगा कि तैयारी, जैसे मैं आईएएस की कर रहा था, बट एसएससी जेई सिमिलर होता है बट अलग एग्ज़ाम है। निकल वो भी नहीं रहा था मैं दोनों में ही, एसएससी जेई में प्री में बाहर हुआ, आईपीएस में भी हो गया था। बट उसके बाद धीरे धीरे पढ़ते गया, तब एग्ज़ाम सब निकलते गए। गेट एकदम अलग एग्ज़ाम है इन दोनों से, बट उसमें भी नंबर ठीक आए, एसएससी में भी ठीक आए, आईईएस में भी नंबर तो बढ़े ही। बट वही है कि एक लेवल होता है, इट्स नॉट कि आप बोलोगे कि हाँ अभी मैं ये एग्ज़ाम दे रहा हूँ तो ये एग्ज़ाम निकलेगा और मेरे बाकी सारे एग्ज़ाम ख़राब होंगे, ऐसा नहीं होता। एक नॉलेज का लेवल होता है, फिर सारे एग्ज़ाम बराबर निकलते हैं। सो कॉलेज लाइफ में आपने बोला कि आप मतलब उतने एकेडमिकली नहीं थे, पर कॉलेज लाइफ से ये कोचिंग वाली लाइफ में शिफ्ट होने में आपको कुछ डिफिकल्टीज आई? काफ़ी, क्योंकि बिल्कुल आदत नहीं थी पढ़ने की, बैठ के पढ़ने की। तो सबसे पहले तो रूटीन बनाना था, क्योंकि मेरा रूटीन कॉलेज में ऐसा ही था कि अगर कुछ नहीं है करने के लिए तो सो जाओ। कुछ नहीं है, क्या है, लोग क्लास नहीं जा रहे, छोड़ो, खेलने खेल चुके हैं, थक गए हैं, अब क्या करना है, अब कुछ है ही नहीं करने को तो सो जाओ, क्या करना है लाइफ में, और क्या है। अब कोई खेलने भी नहीं जा रहा है, सो ही जाओ। पर फिर ये रूटीन चेंज करना पड़ा। स्टार्टिंग में तो मैं काफ़ी बार तो मैं क्लास में सो जाता था और मेरे ऐसे फैकल्टी ने पॉइंट आउट भी किया है कोचिंग में कि यार ठीक है, तुम स्कूल में सोते हो, कॉलेज में सोते हो, क्लास में, कोचिंग में कौन सोता है? कोचिंग में कौन सोता है? यहाँ कौन बनाएगा तुम्हारे नोट्स बाद में? फिर भागते, इतना टाइम होता नहीं ना कि आप वापस जाओ और फिर नोट्स बनाओ, इतना टाइम नहीं होता। इसलिए अच्छा यही है कि आप क्लास में जाके जितना सीख रहे हो वहीं सीख जाओ। तो ये चेंजेस बहुत सारे थे। क्लास में सोना बहुत कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट था मेरे लिए, बट मेरे हाँ मतलब सेटअप ही इतना बढ़िया था, बढ़िया से चेयर दे रखी थी, एसी वेसी चला के टेम्परेचर कंट्रोल रखते थे, मेरे को नींद आ जाती थी, बट वो कंट्रोल किया और पढ़ना चालू किया। एक्चुअली ये ट्रांजिशन भी टफ ही होता है कि आपको बैठ के पढ़ाई करनी है, अभी 3-3 4-4 घंटे पढ़ना है। अभी कई बार तो ऐसा होता है पढ़ने पर मतलब लोग बता देते कि लोग पढ़ने बैठे हैं और वो तो खाना खाना ही भूल गए, और मेरा ऐसा होता है कि मेरा कंसंट्रेशन टाइम 1 घंटे का है, मेरा ख़त्म हो जाता है, 1 घंटा हो चुका है तो मैं जा रहा हूँ, मेरे को बाहर जाना है, कुछ पानी पीने जाना है, कुछ निकलना है बाहर। बट फिर कुछ टाइम बाद हम भी ऐसे ही हो गए थे खुद ही, सारे हम दोस्त लोग कि आपने अडॉप्ट कर लिया? पढ़ने बैठे हम लोग। कई बार ऐसा हुआ हम लोग ऐसे पढ़ने बैठे, शाम को 6 बजे चले गए लाइब्रेरी की, पढ़ने बैठेंगे और भूल ही गए, सब क्वेश्चन वश्चन लगने लगे, 11 बज गए, तब रियलाइज अरे अब तो खाना मंगवाना पड़ेगा अब तो हॉस्टल में तो मिलेगा नहीं। तो सो मतलब हमें भी आ गई वो आदतें, आदत, स्टिमुलस आसपास अपनी सराउंडिंग से हम भी सीख गए सब। मतलब सराउंडिंग अगर आपकी वैसी टाइप की हो तो आप सीख जाते हैं, पर अगर जिसकी मतलब जैसे सराउंडिंग में ना हो, जैसे अगर कोई बंदा मतलब कुछ करना चाहता है, कुछ अचीव करना चाहता है, पर उसकी सराउंडिंग उतनी अच्छी हैपनिंग ना हो, तो वो क्या करेगा? वहाँ पे देखो सिर्फ मोटिवेशन की बात रह जाती है। जो वो डिफरेंस होता है ना कि घर में बैठ के एग्ज़ाम निकालना इतना इजी नहीं होता, कि आप कोचिंग सेंटर जाओ तो इजी होता है। फ़र्क क्या है? फ़र्क यही है कि आपको एक इन्वायरमेंट मिलता है, आप एक क्लास में बैठो, आप खुद भी एक्सपीरियंस किया होगा क्लास में पढ़ाई और ऑनलाइन स्टडीज़ ऑनलाइन में स्टडीज ये तो रियलाइज़ वही होगा।
आप एक घर में बैठे तो बिल्कुल वो मोटिवेशन ख़त्म होती है कि नहीं यार बस ये ख़त्म हो और हम लोग जाएँ। बट क्लास में वो कंसंट्रेशन बना रहता है। और मतलब बात वही है कि अगर आप रिसोर्सेज देखो तो आपको सब ऑनलाइन भी मिल ही जाएगा। वो लेक्चर्स मिल जाएंगे आपको, वो बुक्स मिल जाएंगी, आप उनको घर में बैठ के पढ़ो और आप लाइव वहाँ जाके पढ़ो तो एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। एंड दिस इज़ द गेम जो एक्चुअली ये कोचिंग सेंटर खेलते हैं। मतलब उनका भी फॉल्ट नहीं है, बट इन्वायरमेंट है वो एक्चुअली वो एक स्टूडेंट एरिया में वो इन्वायरमेंट भी ऐसा होता है कि जना पढ़ लेता है। हम लोग भी क्लास जा रहे 6-7 घंटे, 12-12 घंटे की क्लास होती थी कभी कभी, तो वो भी अटेंड करते थे। फिर आके लाइब्रेरी में भी 2-3 घंटा पढ़ने की हिम्मत कर लेते थे। अब तो घर में तो क्या घर में तो 2-3 घंटा पढ़ने का भी मन नहीं करता। सो जो आपकी कोचिंग वाली लाइफ थी 2 साल की थी शायद, 2 साल में क्या कहते हैं मतलब आपने उसमें से क्या सीखा? सीखा सबसे मेन चीज़ तो यही सीखी कि मेहनत बहुत लगती है कुछ भी करना हो तो। मुझे सच में पहले जब मैं कोचिंग करने गया था एंड ऑफ मे 2018 में, तो मुझे लगा नहीं था कि इतनी मेहनत लगती होगी। मुझे लगा था कि हाँ कर लेंगे, 3-4 महीने पढ़ लेंगे, कोई ना कोई निकाल लेंगे एग्ज़ाम, क्या है उसमें। बाद में रियलाइज़ हुआ कि क्यों लोग 3-3 4-4 साल लगाते हैं, क्योंकि वो लगता है, वो चीज़ें लग जाती हैं। वो उतना टाइम लग ही जाता है, मतलब ज़्यादा, मतलब वो एक लेवल पे पहुंचने में टाइम लग ही जाता है। पहले मुझे नहीं लगता था कि इतनी मेहनत लगती होगी। मैंने कहा हाँ कर लेंगे, क्या है इसमें, हम कोई बात नहीं। मतलब बट नहीं, मेहनत काफ़ी लगती है। और ये चीज़ है जो मेरे को गलत लगती है वैसे हमारे सिस्टम में, बट ये है, अब क्या करें कि जो आपको कॉलेज में पढ़ाया जाता है और जैसे आपके कॉलेज में पेपर सेट होते हैं ना, और जो आपके फाइनली ये वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, ये एकदम अलग होते हैं। मतलब एकदम ही डिफरेंट। आप कितने ही अच्छे थे कॉलेज में, आपने परसेंटेज लाई, आप लाए, आप मेरी तो काफ़ी कम थी बट लाए बच्चे 80% 85% भी ला रहे, जो कि इंजीनियरिंग में बहुत टफ है, बहुत लोग की आती है। बट वही है कि अगर आप उतने ला भी रहे हो तो आपको फिर भी तैयारी करनी है। आप इस कॉन्फिडेंस में नहीं जा सकते कि अरे मैं तो कॉलेज में भी 80 लाया था तो यहाँ निकालूंगा, नहीं होता, वो अलग चीज़ है। दोनों, एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकालना और एक स्कूल कॉलेज के एग्ज़ाम निकालना बहुत फ़र्क है, बहुत ज़मीन आसमान। सो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकालने के लिए मतलब जैसे कोई बच्चा कॉलेज में है, कॉलेज लाइफ में, तो उसको कॉलेज की अलग पढ़ाई करनी होती है और कॉम्पिटिटिव की अलग पढ़ाई करनी होती है, तो मैनेज वो हो जाता है? वो डिपेंड करता है कि आप कॉलेज में कितना चीज़ों में आप इन्वॉल्व हो, आप क्या सब चीज़ें कर रहे हो। मैंने तो खैर बाद में ही करी, मैंने तो कॉलेज एकदम ख़त्म करने के बाद ही अपना कॉम्पिटिटिव की तैयारी चालू करी। बट आई वुड सजेस्ट कि आप साथ में चालू कर लो, ताकि जब आप कभी अगर बाद में कोचिंग करने भी जाओ, मैं ये नहीं कह रहा कि आप कॉलेज के साथ पढ़ के आप बहुत बड़ा एग्ज़ाम निकाल दो, ऐसा नहीं, इतना प्रेशर नहीं लेना है। बट अगर आप कल कोचिंग करने भी जाओ तो आपको एटलीस्ट पता हो कि चल क्या रहा है। अभी मैं तो पहुंचा था, मेरे को तो सब्जेक्ट भी नहीं सारे याद हो रहे थे मैं वहाँ कोचिंग में देख रहा था, मैंने कहा अरे ये भी होता है सिविल इंजीनियरिंग में, ये तो मेरे को पता ही नहीं था। बट ठीक है, मतलब वो ये कि अगर आप कर रहे हो तो एटलीस्ट थोड़ा बेसिक्स तो बना ही लो, कि आपको जो आप जब वहाँ जाओगे तो आपके 2-3 पहले की शुरुआत के 2-3 महीने वेस्ट नहीं होंगे। और फ़र्क तो है, मतलब टाइप ऑफ क्वेश्चन ही अलग है, तो उसके लिए आपको अलग ही तैयारी, अलग ही चाहिए होती है। तो और उसके अलावा और स्किल्स बहुत चाहिए होते हैं, क्योंकि आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दोगे जिसमें OMR भरना होता है, तो उसमें ओमिशन स्किल बहुत ज़रूरी होता है कि आप 4 ऑप्शन में से एटलीस्ट कॉन्फिडेंटली 2 आंसर्स ओमिट कर सको। उसके बाद अगर आपको 2 में तुक्का मारना पड़ रहा है तो वो फिर भी ठीक है, इट इज़ बेटर देन गेसिंग अमंग 4। उसमें प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। वहाँ पे अमंग जब आपको पता है ये दोनों आंसर नहीं है तो आपका प्रोबेबिलिटी हाफ है सही होने की, और 4 में से तो 1/4 है। तो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि अगर आप 2 एलिमिनेट करके 2 में गैस मार सकते हो तो इट इज़ फार बेटर। बट सब वो नहीं होते, सब्जेक्टिव एग्जाम्स भी होते हैं काफ़ी, बट ऑलमोस्ट सब एग्जाम्स का प्री तो ऑब्जेक्टिव ही होता है, सिविल में एटलीस्ट। सो क्या कहते हैं, जैसा आपने बोला स्किल्स भी मैटर करती हैं, तो आजकल के टाइम मतलब मेरे को ये पूछना था कि स्किल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या डिग्री? डिग्री तो आपको एक बेसिक रिक्विजिट चाहिए ही चाहिए आपको। मतलब अगर आप जैसे अगर आप किसी और फील्ड में जा रहे हो तो वो तो अलग है, अगर यूट्यूबर आप बन रहे हो, आपको और चीज़ें करनी है तो आप वहाँ तो फिर प्योर स्किल है, फील्ड पे भी डिपेंड करता है। बट अगर आपको जैसे कम्पिटिटिव एग्जाम्स देने हैं, अब वो तो मांगते ही हैं कि आपको एक डिग्री होनी चाहिए। तो और अगर आप ऐसे अगर प्राइवेट कॉलेजेस में जाओगे, प्राइवेट कंपनीज में जाओगे सॉरी,
तो कंपनीज तो कभी कभार ये भी बोलती है कि डिग्री में ऐसे ऐसे परफॉर्मेंस इतनी होनी चाहिए, कम से कम इतनी परसेंटेज होनी चाहिए, ये सब होना चाहिए। वो भी ज़्यादा हाई नहीं होती, बहुत बेयर मिनिमम होती है। 60s में होती नहीं, वो कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। अच्छा। प्राइवेट कंपनी में कोई ऐसा गवर्नमेंट स्पेसिफिक रूल नहीं होता। गवर्नमेंट में है 65% 12th में, बट बाकी में तो नहीं है। स्किल या डिग्री, डिग्री तो बेसिक रिक्विजिट है, वो तो तुम्हें करना ही करना है, और बाकी कोई इतना पूछेगा भी नहीं। मतलब आई डोंट थिंक कि डिग्री में बहुत ही ज़्यादा नंबर ला के भी तुम्हारा कुछ ज़्यादा होना। सिर्फ एक पॉसिबिलिटी खुलती है, दैट इज़ कि आप अगर आप कैंपस प्लेसमेंट्स में जा रहे हो तो काफ़ी सारी कंपनीज, इवन जो मैंने अभी अपने कॉलेज में एक्सपीरियंस किया, तो उसमें ये था कि काफ़ी सारी कंपनीज स्पेशली जो कोर के लिए आती हैं, जो आपकी कोर प्रोफाइल के लिए आती हैं, वही कंसिडर करेंगी कि आप कितने, आपका CGPI कितना है, आप कितनी परसेंटेज पे चल रहे हो। बाकी तो कंसिडर भी नहीं करती। बाकी नॉन कोर कंपनी, जो IT सेक्टर की कंपनी जो काफ़ी आती हैं कॉलेजेस में, वो कंसिडर भी नहीं करती कि आपकी परसेंटेज कितनी आई। मतलब बहुत बेयर मिनिमम पे रखती हैं, और उतनी आई जाती है। आप अगर एकदम ही सब कुछ छोड़ छाड़ के नहीं बैठे हो, थोड़ा भी आप बोलते हो कि हाँ यार इसने काम बोल दिया, मैं कर देता हूँ, इसने बोला है कल टेस्ट है तो फिर मैं पढ़ लेता हूँ, और बताया है कि ये नोट्स हैं और ये पढ़ना है तो इतना मैं पढ़ लेता हूँ, इतने से भी आ जाती है वो परसेंटेज। बट हाँ, मतलब डिग्री में पढ़ने के, उसमें परसेंटेज लाने का सिर्फ बहुत लिमिटेड स्कोप है। बट अगर आप उसके साथ आप स्किल डेवलप कर लेते हो कोई और, क्योंकि कई सारे बच्चे होते हैं उनको डिग्री के बाहर के काम ज़्यादा अच्छे लग रहे होते हैं, उनको मज़ा नहीं, मतलब उनका मन होता नहीं है एक्चुअली कि उसमें करने का, जो उनकी डिग्री होती है। मैं भी वैसे ही था उन्होंने। तो वही है कि स्किल मैटर। हाँ, एक लॉन्ग रन में स्किल ज़्यादा मैटर करेगा। बट अगर आपको ऐसा ज़्यादा, आप इतना आगे की नहीं सोच रहे हो, तो ग्रेड मैटर करेगा आपको, क्योंकि ग्रेड इंस्टेंटली बताने के लिए हो जाता है। स्किल में वो स्किल एक्चुअली जब यूज़ होगा उसमें बहुत टाइम है। ग्रेड तो आपको उसी समय सामने आ जाएंगे, तो इसलिए सब ग्रेड पे फोकस, काफ़ी लोग कहते हैं फोकस करेंगे, बट आई डोंट थिंक ये इतना ज़रूरी है। ओवरऑल तो फिर स्किल ही चाहिए, मतलब आगे भी अगर आप IT में भी सेक्टर में भी चले जाओ तो आप स्किल तो फिर चाहिए ही आगे भी। सो IIT बॉम्बे, तो मतलब IIT बॉम्बे का इन्वायरमेंट, IIT बॉम्बे में होता क्या है, कैसा वहाँ जाके आपका एक्सपीरियंस है? ज्वाइन तो पहले तो मेरे 2 सेमेस्टर तो ऑनलाइन चले गए, तो वहाँ से ज़्यादा इतना, मतलब एक्चुअल जो इन्वायरमेंट था उसमें एक्सपोजर हो नहीं पाया। बट जब मैं गया तो 3rd सेमेस्टर मेरा पूरा वहीं था, तो वो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि आसपास आपको काफ़ी वैसे लोग मिलते हैं जो कि आपको पता है कि दे आर एट सिमिलर मेंटल लेवल। क्योंकि जब आप ऑलमोस्ट सेम पेज पे हो, कॉलेज में ये फ़र्क आता है, जैसे घर में तो आप हर तरह के लोग से मिल रहे हो, हर जने से मिल रहे हो। ऑनलाइन स्टडी में आपको फिर आपको हो रहा है कि अरे ये जना ऐसा है, वो जना ऐसा है, डिफरेंट एज ग्रुप के लोग मिल रहे हैं। वहाँ पे सब एक ही एज ग्रुप के हैं ऑलमोस्ट, हम सब मेरे साथ वाले। और साथ में जब आप बाहर खेलने जाओ और सब कुछ भी करो तो आपको वो सेम ही लगता है। मतलब आपको यू फील कनेक्टेड कि ये तो है भाई, ये तो मेरे जैसा ही है। और थिंकिंग भी है ही, मतलब सबकी इंडिपेंडेंट सोच है। बट कॉलेज के साइड और इन सब चीज़ों में थोड़ा एक है, मतलब लाइंड अप है सब, तो वो थोड़ा बेटर रहता है, तो उनसे कनेक्ट करना इजी हो जाता है। सो IIT बॉम्बे में मतलब ऐसा कुछ आपको डिफरेंट लगा, जैसे आप पहले भी मतलब वो कर चुके हैं ग्रेजुएशन, तो वहाँ जाके मतलब ऐसा कुछ हट के? काफ़ी, क्योंकि IIT बॉम्बे तो काफ़ी अच्छा रिनाउंड कॉलेज है, और मेरा जो BTech कॉलेज वो ठीक है, रिस्पेक्टेड है, बट इट्स नॉट कि आई डोंट थिंक कि पूरे, मतलब देश के काफ़ी पार्ट्स को पता है। उत्तराखंड में तो पता होगा लोगों को डेफिनेटली, बट आई डोंट थिंक बाहर वालों को ज़्यादा पता है। तो बट वहाँ के इन्वायरमेंट में और जो फैसिलिटीज़, जो रिसोर्सेज दी जाती हैं, वो एक्चुअली फील होता है कि बच्चों के लिए हर चीज़, रिसोर्स वहाँ पहुँचाई जा रही है, एंड दे गिव यू अ चांस टू एक्सप्लोर योर सेल्फ। क्योंकि हम तो खैर M.Tech वाले तो हम तो एक ही साल पहुँचे वहाँ, और उसमें भी हमारा प्रोजेक्ट था तो ज़्यादा नहीं हुआ। बट अगर कोई BTech में जाता है तो आई रियली फील कि 11th-12th के बच्चे को एडोलेसेंट एज है, इतना पता भी नहीं होता। अभी वो कॉन्फिडेंस बहुत होता है ना, स्किल नहीं भी है तो कॉन्फिडेंस बहुत होता है कि जो करूँगा वो कर लूँगा। जब मैं अगर कल मैंने अगर लॉन टेनिस खेलना चालू करा तो मैं परसों फेडरर, तो वो कॉन्फिडेंस बहुत रहता है। बट वही है कि एक्चुअली आप वहाँ 2-3 साल रहो तो आपको रियलाइज़ होता है कि आपको, यार काफ़ी सारे बच्चे आपने सुना होगा IITs में जाके बाद में रियलाइज़ करते हैं कि अरे ये मुझे नहीं करना था।
काफ़ी सारे बच्चे सिविल इंजीनियरिंग या और ऐसा कोर्सेज ले लेते हैं, बाद में रियलाइज़ होता है कि यार मुझे ये नहीं करना था, मेरे को तो एक्चुअली प्रोग्रामिंग अच्छी है, मेरे को तो प्रोग्रामिंग में ज़्यादा मज़ा आ रहा है, उतना सिविल इंजीनियरिंग में नहीं आ रहा नहीं है। है। एंड नॉट जस्ट जो ऐसे स्किल्स जो आपको आगे यू कैन मेक अ करियर आउट ऑफ, इवन बाकी स्किल्स जैसे म्यूज़िक हो गया, काफ़ी सारे सॉफ्ट आप देख, सॉफ्ट स्किल्स भी ऐसा क्रिएटिव फील्ड बेसिकली, क्रिएटिव फील्ड में काफ़ी बाद में रियलाइज़ होता है लोगों को कि यार इट्स बेट मैं उतना अच्छा मैकेनिकल इंजीनियर नहीं बन पाऊँगा, सिविल इंजीनियर नहीं बन पाऊँगा जितना अच्छा मैं म्यूजिशियन बन जाऊँगा, जितना अच्छा मैं स्टैंड अप कॉमिक बन जाऊँगा। बिकॉज विपुल गोयल वन ऑफ माई फेवरेट स्टैंड अप कॉमिक्स। तो IIT बॉम्बे डुअल डिग्री वाज आई थिंक कंप्लीटेड इन इलेक्ट्रिकल 2008 आई गेस। तो वो भी उनके भी अगर आप उनकी वो बातें सुनोगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि उनको वहाँ जाके रियलाइज़ हुआ कि यार मुझे पढ़ाई लिखाई नहीं करनी थी, मेरे को स्टैंड अप कॉमेडियन बनना था, मेरे को एक्टर बनना था। तो ये सबके साथ होता है एंड वहाँ पर आपको सब इन्वायरमेंट मिलता है, आपको क्या चीज़ सीखनी है आपको उस चीज़ का क्लब मिल जाएगा। बड़े कॉलेज में जाने का आपको- शायद यही फायदा होता है कि हाँ। आपको बाकी चीज़ों का एक्सपोजर मिलता है जिसमें आप कर सकते हैं। एक्सपोजर मिलता है एंड द बेस्ट थिंग इज़ कि द कॉलेज मोटिवेट्स यू टू एक्चुअली फाइंड योरसेल्फ कि आपको म्यूज़िक अच्छा लगता है, आप क्या करना चाहते हो। देख इवन लाइक अगर आप न्यू स्किल्स देखो तो बीट बॉक्सिंग इज़ वेरी न्यू, not a lot of people actually recognize it. There's not a big audience for it, and there are even people who don't appreciate it that much now, but it is genuinely a skill which requires a lot of hard work, like बहुत practice चाहिए वो चीज़ें करने के लिए। तो बट अगर आप किसी अच्छे कॉलेज जाते हो, अगर आप बोलते हो कि नहीं मैं तो बीट बॉक्स हूँ, तो आपको वहाँ भी एक सर्कल मिल जाएगा। वहाँ पर वो लोग भले वो लोग ना हो जो एक्चुअली बीट बॉक्स करते हैं, बट उसको अप्रिशिएट करने वाले लोग जरूर मिल जाएंगे, क्योंकि उनसे कुछ सिमिलर होगा। कोई अगर जैसे अगर आप बीट बॉक्स का कोई जना नहीं है तो आपको एक रैप वाला मिल जाएगा, तो हिप हॉप कम्युनिटी को उसको थोड़ा सा अप्रिशिएट करेगी। तो वही चीज़ है कि सबसे बड़ी आई थिंक अच्छी बात ये है कि वहाँ पर वो रिसोर्सेज हैं और वो मोटिवेट करते हैं कि आप क्रिएटिव ही नहीं बाकी फील्ड में देख लो। अगर काफ़ी सारे आप देखोगे इवन सोशल फील्ड में चले जाते हैं लोग, और लोग यही बोलते हैं कि क्या फ़ायदा फिर IIT से पढ़ के जब तुम्हें यही करना पड़ता। बट फ़र्क है। और एक कॉमन क्वेश्चन सबका ये होता है कि जब तुझे IT सेक्टर में ही जाना था, कोडिंग ही करनी थी, तो तूने मैकेनिकल क्यों ले रखी थी। बट वो फ़र्क है, मतलब ये अपनी अपनी चॉइस है, एक्सप्लोर करने को बहुत मिलता है। सो ये तो बात रही अभी तक की जर्नी की। तो अब ये है कि आपको आगे भी कुछ करना है, तो आपको मतलब बचपन से आपने सब स्कूल लाइफ में आपको NDA आर्मी में जाना था, सो कॉलेज लाइफ में आपको शिफ्ट हुआ कि गवर्नमेंट जॉब। अभी कुछ ऐसा पर्टिकुलरली सोच रखा है कि आगे क्या करना है? यार मेरा ये है कि मैं इतना लंबे गोल लेके नहीं चलता। ये आई थिंक पता नहीं क्या वीकनेस है, कुछ भी जो भी आप एज वीकनेस काउंट कर लो, बट मैं इतना सोच ही नहीं पाता। मतलब मेरे पास नहीं है आज से 3 साल बाद का प्लान, मेरे पास नहीं है, मेरे को ये अचीव करना नहीं है मेरे पास। मेरे को ये पता है कि अगले 5-6 महीने में ऐसा करके ऐसा कुछ हो सकता है। मेरी प्लानिंग है ही नहीं, मेरी मतलब मैं कभी लंबा प्लान कर ही नहीं पाता। इट्स लाइक मेरे पास 5-6 महीने का प्लान है, इससे आगे का नहीं है कि मैं आगे क्या करने वाला हूँ। तो बट स्टिकिंग टू इट मैं ये सोचता हूँ कि अगर 5-6 महीने बाद अगर कुछ ऐसा करना है तो आज क्या कर सकते हैं, आज हमारे हाथ में क्या है, उस चीज़ में कुछ कर लेते हैं, उसी से कुछ हो जाएगा। ऐसा कभी फिक्स प्लान रहा ही नहीं कि फिक्स प्लान में एक दिक्कत भी आती है, शायद उसमें रिजिडिटी आ जाती है ताकि हाँ। आप चेंज नहीं कर पाते कभी। रिजिड, हाँ वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। तो आपको मतलब मैं वो जना नहीं हूँ जो मतलब मैं ज़्यादा रिजिड नहीं हो पाता मतलब चीज़ों के लिए, मैं काफ़ी फ्लेक्सिबल प्लान होना ज़रूरी भी होता है ताकि ये मतलब तो जैसे एक्चुअली सर्कमस्टेंसेस आए मोड़ लो। पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। बट द थिंग इज देखो, कुछ ज़्यादा ही फ्लेक्सिबल होना कुछ ज़्यादा रिजिड होना दोनों ही गलत दोनों है। का बट अगर आप थोड़े रिजिड हो या आप थोड़े फ्लेक्सिबल हो तो कुछ गलत नहीं है, तो आप सब कुछ ठीक ही है। क्योंकि अगर आप थोड़े रिजिड हो कि आपको ये एग्ज़ाम निकालना ही है, ये मुझे ये वाली जॉब करनी है, मुझे ये करना है, तो इट्स गुड, आप काफ़ी मोटिवेटेड रहोगे उस चीज़ में। और मतलब एक कॉम्बिनेशन तो चाहिए ही। तो वही था कि मेरा तो 6-6 महीने का प्लान रहता है। मेरा आगे भी 6 महीने का प्लान ये है कि मुझे एक स्पेसिफिक प्रोफाइल है डेटा साइंटिस्ट की, मुझे उस पर काम करना है। मतलब कि मेरे को अपना रेज्यूमे उस फील्ड में स्ट्रॉन्ग करना है। तो कुछ प्लान है नहीं ऐसे खास आगे के, 5-6 महीने के हैं जो भी प्लान है। सो मतलब
अभी तक का आपने बहुत कुछ, स्कूल लाइफ, फिर कॉलेज, फिर कोचिंग, फिर अभी आईआईटी, मतलब बहुत फेजेस देखे हैं, बहुत कुछ सीखा है, आप मेरे से बहुत बड़े हैं। तो एज अ स्मॉल मुझे आप नहीं क्या ठीक है। क्या वो रिकमेंड करना चाहेंगे, मतलब क्या लेसन देना चाहेंगे कि ये करना, ये मत करना टाइप्स? ये ना करने का तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि सब करना चाहिए। आपको आई रियली फील कि एक्सपीरियंस तो हर चीज़ का होना चाहिए, बट इट इज़ अप टू यू कि आप फाइनली आप क्या डिसाइड कर दो। क्या नहीं करना चाहिए ऐसा कुछ नहीं है। सही गलत जो भी लग रहा है एक एक बार कर लो, सीखने को बहुत मिलता है बहुत। ज़िंदगी में। तो ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं करना चाहिए लाइफ में। जो नहीं करना चाहिए किसी भी चीज़ में वो ये है कि आदत मत बनाओ किसी चीज़ की। ये मत करो, पढ़ाई की भी मत बनाओ, पढ़ाई करो। अरे दिन भर क्यों पढ़ना है, खेलने जाओ, घूमो फिरो। कोई गलत काम करो उसको तो बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है। कोई बुरी आदतें हैं तो उसकी तो आदत बिल्कुल ही मत लगाओ, उसको भी छोड़ ही दो। एंड जो चीज़ें करनी चाहिए वो ये है कि जिस चीज़ में जो चीज़ अच्छी लग रही है। देखो हमेशा लाइफ में दो चीज़ें होंगी, मतलब जहाँ पर आप हर काम को क्लासीफाई कर सकते हो। एक वो काम जो आपको करना है, तो जैसे अभी बीबीए कर रहा है तो पढ़ाई तुझे करनी है, एक वो चीज़ है। और एक सेकंड चीज़ है जिसमें तुझे मज़ा आता है। ब्लॉगिंग कर रहा है तू, अगर वीडियो एडिटिंग कर रहा है, पॉडकास्ट कर रहा है, तो मतलब ये है कि बैलेंस बनाना दोनों का, क्योंकि सबसे ज़रूरी यही है। और हर जना यूनिक है, तो आप ये नहीं कह सकते कि आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए। जो तुम्हारा मन कर रहा है करना चाहिए, बट मैं हमेशा यही कहता हूँ कि क्लासीफाई कर लो। ये चीज़ मुझे करनी है बिकॉज ये चीज़ करनी है, करनी। उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये मत सोचो कि आपने किसी ने बोल दिया पढ़ाई करनी है तो आपको पूरा पूरा सेमेस्टर पढ़ना है, पूरा पूरा साल पढ़ना, नहीं इतना भी नहीं पढ़ना है। ठीक ठाक पढ़ो, पास हो जाओ, मार्क्स ठीक ठाक ले आओ, तो ज़्यादा ज़रूरी है। ज़रूरी है पास होना, बट इतना भी ज़रूरी नहीं कि एकदम ही फुल आपको करना है। बट और बाकी अगर आपको जो चीज़ अच्छी लग रही है उसको भी टाइम दो हमेशा। और क्योंकि चिल करना भी ज़रूरी है, क्या आप बैठे हो कुछ नहीं करना भी ज़रूरी है। एक टाइम ऐसा भी निकालो कि आप कुछ नहीं The करना। art of doing nothing is also important. आर्ट ऑफ डूइंग नथिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो मतलब वही है कि पहले आप क्लासीफाई कर लो, और जो चीज़ देखो कई चीज़ें मजबूरी में करनी पड़ती हैं वो मत छोड़ना। ये नहीं कि मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा मैं नहीं करूँगा, नहीं करनी पड़ती है भाई, पास होना पड़ता है, डिग्री लेनी पड़ती है। मतलब अगर आप एक्चुअली इस लाइन में जाना चाहते हो, पढ़ाई वढ़ाई में आगे कुछ करना चाहते हो, तो क्रिएटिव फील्ड में तो कोई बात नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। और जो चीज़ अच्छी लग रही है वो भी करो, घूमने वूमने जाना, बाहर दोस्तों के साथ खेलने जाना। एंड और अगर आपका कोई क्रिएटिव आपका आर्ट है तो उसको भी टाइम दो। तो यही है कि करना, ये बैलेंस करना और दोनों चीज़ें करना ज़रूरी है। क्या चीज़ नहीं करनी है ऐसा कुछ नहीं है, सबको अच्छी बुरी सब चीज़ें करनी चाहिए, ज़रूरी है। So, what is happiness for Pankaj? हैप्पीनेस फॉर मी, Hmm. आई थिंक इफ़ आई हैव नथिंग टू डू आई एम हैप्पी। मुझे अगर कुछ नहीं करना है, मेरे को कुछ नहीं पता कि आज क्या है, आज ये 2 काम थे, सुबह हो चुके, अब क्या करना है, पूरे दिन कुछ नहीं करना है, खुश हूँ मैं। मेरे को कुछ नहीं करना है, तो मैं मतलब एक्चुअली मैं उसमें फिर कुछ भी कर सकता हूँ। अभी मेरा मन कर रहा है खेलने चले जाओ, चले जाओ। मतलब ये बाउंडेशन वाउंडेशन रहती है तो थोड़ा सा मतलब दिक्कत तो होती है। बाकी देखो नौकरी करनी है, पैसा कमाना है, तो बाउंडेशन तो फॉलो करनी पड़ेगी। वही चीज़ है, देन अगेन वही वाली बात है कि जो चीज़ आपको करनी है ही, और जो चीज़ आपका मन, जो आपको करना अच्छा लगता है, जो चीज़ करनी है ही वो करो ही, और जो चीज़ अच्छा लग रहा है उसके लिए भी टाइम निकालो। So, अभी तक की लाइफ में आपको सबसे अच्छी एडवाइस, मतलब कोई जैसे आप मेरे को बोलते तो मेरे दिमाग में रहता है वो, अगर वो एडवाइस अच्छी है तो। ज़्यादा नहीं है ऐसी, बट मेरी एडवाइस ज़्यादातर नहीं होती इतनी अच्छी। तो होती है, काफ़ी अच्छी होती है, पर जैसे आपको भी Just follow. आपको भी किसी ने कुछ ना कुछ एडवाइस दी होगी। हम्म, सो मतलब कोई ऐसी एडवाइस जो अभी तक आपके साथ स्टिक है और लास्ट मिनट तक रहेगी? लास्ट मिनट तक रहेगी तो पता नहीं, बट जो कुछ टाइम पहले सुनी थी और वो जो अच्छी लगी थी, मतलब काफ़ी टाइम, मतलब कोचिंग के टाइम पे प्रोफेसर ने बोला था कि चीज़ों को ना इग्नोर करना बहुत ज़रूरी होता है। हर चीज़ पे फोकस नहीं करना होता, मतलब आपको पता, आपको चीज़ों को भूलना और चीज़ों को इग्नोर करना आना चाहिए। तो एक्चुअली लेटिंग गो इज़ एन आर्ट, मतलब यू नीड टू नो, जिसको तुम्हें मतलब आपके अंदर होना चाहिए कि दैट यू कैन लेट गो ऑफ थिंग्स। क्योंकि अगर आप वो चीज़ें लेके चल रहे हो ना तो आपको बहुत टाइम, आपका मेंटल पीस बहुत ख़राब होता है। तो वही आई थिंक बेस्ट एडवाइस तो वही थी, मेरे प्रोफेसर ने क्लास में बोली थी एक बार कि लेटिंग गो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो वही है कि क्योंकि
वो तो उन्होंने उस कंटेक्स्ट में बोली थी कि जब आप कोचिंग करो तो आप काफ़ी सारे एग्ज़ाम देते हो, अब इतने बड़े एग्ज़ाम देते हो तो नहीं निकलते हैं। मैं तो पता नहीं, मेरे 10-12 थे काफ़ी में फिर। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लेट गो कि नहीं हुआ, ठीक है नहीं हुआ, कोई बात नहीं, मैं अपनी पढ़ाई कर ही रहा हूँ। एंड कोचिंग के टाइम पे भी और आगे भी मैंने ये चीज़ें उनसे बहुत मतलब सीखी और ये चीज़ इम्प्लीमेंट भी करी मैंने काफ़ी, कि हाँ मैंने दिया ये एग्ज़ाम, कोई बात नहीं, नहीं हुआ, अगला आ रहा है तो मतलब मैं अपनी तैयारी साथ में चली है। फेल हो गए कोई बात नहीं, एग्ज़ाम अगला आ जाएगा, ये फेल हो अगला आ जाएगा, ये फिर अगला आ जाएगा, मतलब है। सबसे इम्पोर्टेंट आई थिंक यही है कि लेटिंग गो, जो मेरे को एडवाइस दी कि लेटिंग गो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और कंटेक्स्ट में भी आप ले सकते हो। लेटिंग गो इज इम्पोर्टेंट। यस। और ये थी बेस्ट एडवाइस। और कोई वर्स्ट एडवाइस जिसको मतलब आपने फॉलो करा पर मतलब लगा कि नहीं यार, नहीं ये गलत बोला इसने? ये तो सब दोस्तों ने ही दी होंगी ऐसी एडवाइस, और तो कौन दे, कुछ समझदार आदमी तो नहीं देगा ऐसे एडवाइस। हाँ मतलब अगर किसी समझदार आदमी की मैंने जो एडवाइस मुझे अच्छी नहीं लगी होगी, फिर मैं मतलब ऐसा बताऊंगा नहीं कौन था, बट मेरे को किसी ने बोला था बहुत कि मेरे को मतलब बोला, स्पेशली मेरे को बोला गया था कि नीड टू बी मोर रिजिड। बोला नहीं, कोई एक आइडिया पाल के बैठने की ज़रूरत नहीं है, आप चेंज कर सकते हो, आपको नहीं क्या फ़र्क पड़ रहा है। तुम अगर रिजिड हो तो तुम अपने लिए रखो, वो मेरे लिए एडवाइस नहीं हो रही है एप्लीकेबल। तो वो यही है कि आई थिंक बेस्ट एडवाइस तो यही होगी कि जो मतलब आपने बताया हाँ कि मतलब लेटिंग गो भी, और मेरे तरफ से कि नेवर लेट एनीवन एल्स टेल यू व्हाट यू नीड टू डू। ज़रूरी नहीं है ना, मैं एक अलग आदमी हूँ, तू एक बहुत अलग जना है, कोई जना है, तो ज़रूरी नहीं है। आप सोसाइटी का तो फिक्स होता है नॉर्म्स की, ये करेगा तो अच्छा होगा, ये करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अपने हिसाब से भी जी सकते हो। आई थिंक हाँ वर्स्ट एडवाइस वही थी कि बी रिजिड अबाउट थिंग्स। तो नहीं, ये तो मैंने कुछ टाइम रखा मन में कि यार ये बात तो अच्छी बोली इसने कि दिस मोटिवेट्स मी, बट बाद में रियलाइज हुआ कि नहीं, मतलब इतना रिजिड होना भी ज़रूरी नहीं है, फ्लेक्सिबल होना थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी जरूरी है। सो बहुत कुछ सीखने को मिला पंकज भाई इस पॉडकास्ट। थैंक यू फॉर बीइंग इन पॉडकास्ट। थैंक यू। सो आज के पॉडकास्ट को हम यही एंड करते हैं। पंकज भाई के साथ और भी बहुत पॉडकास्ट आने वाले हैं क्योंकि बंदा बहुत है, मेरा खुद का मेंटोर टाइप का है। मैं जब भी कुछ मतलब चल रहा हो नहीं चल रहा हो तो इनसे बात करता हूँ, फनी वे में सोल्यूशन निकाल ही देते हैं। सो इस पॉडकास्ट के लिए बस इतना ही। थैंक यू। सो इस पॉडकास्ट के बहुत सारे गोल्ड कॉइन हो सकते हैं, पर मुझे जो 3 बातें सबसे ज़्यादा अच्छी लगी वो ये है कि पहली बात, द आर्ट ऑफ डूइंग नथिंग इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। कभी कभी कुछ ना करना भी ज़रूरी होता है। हर टाइम अपने काम को करना मतलब फोकस रहना बहुत अच्छी बात है, अपने काम को कंसिस्टेंटली करना बहुत अच्छी बात है, पर एक होता है बर्नआउट फेज। अगर आप अपने काम को बहुत ही ज़्यादा टाइम करेंगे, मतलब उसमें घुसे रहेंगे, तो एक टाइम बाद आप बर्नआउट हो जाएंगे और उस काम को करना पूरी तरह छोड़ देंगे। रादर देन यू शुड डू, आप कंसिस्टेंटली थोड़ा थोड़ा अमाउंट में काम करते रहें, वो ज़्यादा अच्छा है कि एक बार में पूरा प्रेशर देके काम करने से। जो दूसरा गोल्ड कॉइन है वो है लेटिंग गो इज़ एन आर्ट। कभी कभी कुछ चीज़ों को भूलना, कुछ चीज़ों को इग्नोर करना भी ज़रूरी होता है। अगर आप किसी चीज़ को पकड़ के बैठे रहेंगे तो वो आपकी मेंटल पीस के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। कभी कभी चीज़ों को इग्नोर करना भी ज़रूरी होता है। इस पॉडकास्ट का तीसरा गोल्ड कॉइन है वो है कि कभी भी ना लाइफ को एक्सट्रीम पे नहीं जीना चाहिए। ना ही आपको बहुत ज़्यादा खुश होना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा दुखी होना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा रिजिड होना चाहिए। यू शुड बैलेंस आउट। अगर आप एक्सट्रीम्स पे जिएंगे ना तो आप अपनी लाइफ के साथ बुरा करेंगे, क्योंकि एक प्रेशर आ जाता है उसके बाद। अगर आप अपने लाइफ को बैलेंस करके जिएंगे ना, आप ज़्यादा फ्लेक्सिबल भी नहीं होंगे, आप ज़्यादा रिजिड भी नहीं होंगे, आप ज़्यादा हैप्पी भी नहीं होंगे, आप ज़्यादा सैड भी नहीं होंगे ना, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा इन कंपेयर टू अपनी लाइफ को एक्सट्रीम्स पे जीना। सो मैं जानता हूँ इस पॉडकास्ट के बहुत सारे गोल्ड कॉइन हो सकते हैं। अगर आपको कोई और गोल्ड कॉइन पता चला है तो कमेंट्स में प्लीज़ लिख दीजिएगा, मैं भी पढ़ लूँगा। सो इस पॉडकास्ट को यहीं पर ही एंड करते हैं, मिलते हैं किसी और पॉडकास्ट में, तब तक ले बाय।